चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड an umbrella organization for urban cooperative banks named the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited। तो समाचार यह है कि जो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, अब कई लोग बोलेंगे कि अमित शाह तो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर तो है ही, मगर साथ ही साथ कॉपरेशन मिनिस्ट्री के नाम से एक मिनिस्ट्री सेटअप की गई थी कोऑपरेटिव्स की, कोऑपरेटिव्स के लिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, तो ये उसके भी मिनिस्टर है। उस हैसियत में यूनियन कोऑपरेट मिनिस्टर अमित शाह साहब ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी है या फिर एक नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन सबके लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बस इतना समझिए कि कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, शहरी क्षेत्रों में चलने वाले कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक नई संस्था या फिर एक नई बॉडी यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, आपका कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है उस हैसियत में अमित शाह ने बनाई है। इस बॉडी का नाम क्या है? बॉडी का नाम है द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस नई संस्था का नाम क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एनयूसीएफडीसी बोला जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को इनॉग्रेट करते वक्त, इसकी स्थापना करते वक्त मिनिस्टर साहब ने यह बोला है कि इसको बनाना वक्त की जरूरत हो गई थी और इसी के साथ में सेल्फ रेगुलेशन के एक नए एरा की शुरुआत होगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब ये बात बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहां से अपने को ध्यान रखना है कि अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक नई बॉडी जो है जिसका नाम ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना हो गई है। इसका काम क्या रहेगा या फिर ये करेगी क्या? जवाब यह है कि एक एक्ट होता है आरबीआई का, एक एक्ट है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर एक एक्ट है जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सारे बैंक्स के रेगुलेशंस के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकता है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस का फिर उन बैंक्स को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास में जितना भी डिपॉजिट आता है तो वो सारा का सारा डिपॉजिट आप लोन में नहीं दे सकते, कुछ पैसा आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में। आप लोन देना चाहते हो तो अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है कि किसको आप कितना लोन दे सकते हो। इस तरीके से काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अलग अलग बैंक्स को उनका पालन करना पड़ता है। अब जैसे जैसे भारत में बैंकिंग डेवलप हुई है वैसे वैसे बैंक्स की भी अपनी अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ आपके प्योर कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह हो गए, सिटी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। इस तरीके से जो बैंक हैं जो प्योर आपका प्रॉफिट के मोटिव पर चलते हैं इनको बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो प्योरली प्रॉफिट के मोटिव पर नहीं चलते, वो अपने जो मेंबर्स वगैरह हैं उनकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए भी चलाए जाते हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उसी में एक कैटेगरी जो है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की है। अब ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये इनके साथ में कंप्लायंस के इशू आ रहे थे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में अलग अलग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए हैं कि भाई आपने इन शर्तों का पालन करना है, इतना पैसा आपने रिजर्व में रखना है, इतना आप लोन में बांट सकते हो, इतना ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इस तरीके से आपने अलग अलग अपनी शर्तें रखी हुई हैं। कई बार कई सारे इश्यूज के चलते इनका कंप्लायंस नहीं हो पाता, तो फिर उसके चलते वो बैंक जो है फिर खड्डे में जाने लगता है, वो बैंक जो है फेल होने लगता है, फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, उसके चलते फिर पैनिक हो जाता है, फिर बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए अब आरबीआई जो है इस बात की शिकायत काफी वक्त से सरकार से कर रहा था कि आपने कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके, ये हमारे नियम कायदों को मान सकें, ढंग से ये बैंकिंग कर सकें, इसके लिए कुछ करवाइए। तो अल्टीमेटली फिर ये संस्था बनाई गई है। अब इस संस्था की जिम्मेदारी है सरकार के बिहाफ पे कि जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे आपके बैंक्स वगैरह हैं, इन सबसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस या नॉर्म्स का पालन आपने करना है। ये बैंक्स उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो ये संस्था देखेगी, और अगर कहीं पे फेल हो रहा है तो फिर वो उसको पालन करवाने में हेल्प करेगी। साथ अब आज की तारीख में ये कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ये आप इस तरह से समझो कि इस संस्था के अंडर में ये जो संस्था बनाई गई है, ये एनयूसीएफडीसी के नाम से, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लोग कितने बैंक्स को कंट्रोल करेंगे, या फिर इनके अंडर में सीधे सीधे 1500 बैंक आते हैं, 1500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको, और इनकी लगभग 11,000 के करीब ब्रांचेस हैं। तो लगभग 1500 बैंक्स आप हैंडल कर रहे हो और उनकी 11,000 के करीब ब्रांचेस आपने हैंडल करनी है। लंप सम और एक बड़ा काम है। इन सारे बैंक्स में कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ के आसपास में आज की तारीख में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। इन सारे बैंक्स ने टोटल लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का लोन दे रखा है। अब और इसके बाद में आज की तारीख में इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो नेट एनपीए है वो लगभग 2.10% के आसपास है। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में अपना अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर अपने को देखने को मिल रहा है। बट ये डिपॉजिट और बढ़ाया जा सकता है, ये लोन और बढ़ाए जा सकते हैं, ये एनपीए और कम किया जा सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में आरबीआई ने जो आपके नॉर्म्स वगैरह बनाए उनका पालन करना जरूरी है। अब वो पालन करवाने की जिम्मेदारी इस संस्था ने उठाई और वो लोग अब ये सारा का सारा काम इन लोगों से
करवाएंगे। तो इसीलिए मंत्री जी ने यहां पर बोला था कि ये वक्त की जरूरत थी, तो वक्त की जरूरत अपने को समझ में आ रही है क्यों थी, और यहां से सेल्फ रेगुलेशन की शुरुआत होगी। यानी कि आप खुद ही अपने आप को रेगुलेट करोगे तो अलग से आरबीआई को डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरबीआई के डंडे का मतलब है कि बैंक फिर जो है उसके साथ में अच्छा खासा काम होगा, उसके ऊपर फिर अच्छी खासी आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे और कई सारी चीजें होंगी। वो फिर आरबीआई जब डंडा चलाता है तो फिर पैनिक की स्थिति आ जाती है। जिन्होंने उस बैंक में पैसा डाला होता है फिर वो एकदम छाती पीटने लगते हैं, तौबा मचाने लगते हैं। उससे बचने के लिए आरबीआई आपका डंडा ना चलाए, उसके पहले ही अपनी एक संस्था बनाओ जो देख ले कि कहीं पे क्या गड़बड़ हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको सॉल्व करवा दे, ताकि फिर उस तरीके की स्थिति से बचा जा सके। आप सेल्फ रेगुलेशन करोगे तो फिर आप भी खुश रहोगे, आरबीआई भी खुश रहेगा, और जो आपके डिपॉजिटर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, पैनिक की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए बोला गया है कि सेल्फ रेगुलेशन की सेक्टर में ये नई शुरुआत है, एंड ये सारा का सारा काम अब ये लोग करवाएंगे। तो ये सारी बात अपन ने देख ली। अब सवाल उठता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शॉर्ट में इसको यूसीबी भी बोला जाता है, आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑपरेट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया इन इंडिया। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में काम करते हैं। छोटे छोटे आपके जो शहर हैं, खासतौर पे प्रोमिनेंटली महाराष्ट्र का इलाका हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरीके के जो आपके इलाके हैं जहां पे कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे खासतौर पे ये बात सच है या लागू होती है। जो छोटे शहर हैं या ऐसे शहर जो जिसमें ग्रामीण आपका कह सकते हैं कैरेक्टर भी है, मगर कुछ आपका थोड़ा बहुत अर्बन कैरेक्टर भी है, तहसील वगैरह हो गई, इस तरीके के छोटे छोटे अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में ऑपरेट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, ये आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। They are registered under the Cooperative Societies Act and functions as a cooperative entity owned and operated by their members. अब इनको जब रजिस्टर करवाया जाता है तो इनको हर एक स्टेट की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, उसके तहत में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत में एक्ट करवाया में इनको जो है रजिस्टर करवाया जाता है। एंड इनकी जो फंक्शनिंग होती है और इनका जो ऑपरेशन होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर करते हैं, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर इस बैंक को रजिस्टर करवाया गया। ये एक बेसिक डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में। कमर्शियल बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, आरबीआई उसका लाइसेंस अलग तरह से देता है। यहां पर जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसकी कहानी क्या है? इसको अर्बन कोऑपरेटिव, इनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, इसके तहत में इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे, और उसके बाद में बैंकिंग का लाइसेंस लिया जाता है। अब वो बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाने के बाद में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जिसके नाम पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इसको फिर वो इसको ओन करते हैं इस बैंक को, और वो फिर जो है इसको ऑपरेट करते हैं। कमर्शियल बैंक में ये होता है कि जिसके पास में उस बैंक के जितने शेयर्स होते हैं या फिर जितना परसेंट उसमें हिस्सेदारी होती है, उतनी उसके पास में ओनरशिप होती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका ओनर मानी गई है। ठीक है जी। यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड कस्टमर्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन, रेमिटेंसेज एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अब ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये बैंकिंग की सर्विसेज लगभग वही सारी प्रोवाइड करते हैं अपने सारे कस्टमर्स को जो बैंकिंग की सर्विसेज आपका कमर्शियल बैंक करता है। मगर यहाँ पे खासियत यह है कि इनके जो मेंबर्स हो गए और बाकी सारे लोग हो गए, क्योंकि छोटे इलाकों में ऑपरेट करना है, तो कमर्शियल बैंक की अपेक्षा ज्यादा आसानी से आपको लोन दे देंगे, उतनी खतरनाक तरीके से स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी होता है कई बार कि अपने जो इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा फेवरेबल होती हैं किसानों के लिए, या फिर इनकी जो शर्तें होती हैं उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती लोन देते वक्त में, जिस तरीके की शर्तें कमर्शियल बैंक लगाते हैं। तो अपने जो कस्टमर्स हैं मोर और लेस इनको वो बैंकिंग की सारी सुविधाएं देते हैं जो कमर्शियल बैंक देते हैं, बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं ढील के साथ में, थोड़े से नर्म नियमों के साथ में आप जो है ये अपना बैंकिंग का फंक्शन ऑपरेट करते हो। दे प्राइमरीली सर्व द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इन अर्बन एरियाज। तो वही बात की जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो आपकी कम्युनिटीज हैं छोटी छोटी, जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसी तरह जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं भी जुड़े हुए तो इस तरीके के लोगों को ये लोग केटर करते हैं, इस तरीके के लोगों को ये लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। Urban cooperative banks are governed by a board of directors elected by their members and operate on a cooperative principle where each member has equal voting rights. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में। कमर्शियल बैंक में जिसकी जितनी परसेंटेज हिस्सेदारी होती है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उतना परसेंटेज होता है वोटिंग में। यहां पर ऐसा नहीं होता। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक बोर्ड, उसके जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका इलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग हैं सबके पास में एक एक वोट होता है। बाकी जो आपके कमर्शियल बैंक्स के बोर्ड होते हैं उसमें जैसे एसबीआई की बात करें तो सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उनके पास में मेजॉरिटी हो जाएगी वोट वगैरह में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके पास में ज्यादा मेजॉरिटी आ जाती है वोटिंग के राइट्स वगैरह के केस में। यहाँ ऐसा नहीं है। आपका जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको किसने बनाया? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य जो है मिलकर एक अपना कोऑपरेटिव
इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करेंगे और इसमें जितने भी लड़के बैठेंगे 5 10 15 20 डजंट मैटर, सबके पास में एक एक वोट होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी परसेंटेज हिस्सेदारी है तो तुम्हारे पास ज्यादा वोट हो गया, या तुम्हारे वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तुम्हारे पास कम है तो तुम्हारी कम हो गई। वन मेंबर वन वोट के प्रिंसिपल पर ये लोग काम करते हैं। एंड दे आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड आर सब्जेक्ट टू वेरियस नॉर्म्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई टू इंश्योर देयर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस। तो अब क्योंकि आपने बैंक चलाना है तो जितने भी भारत में बैंक चलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं वो आरबीआई के अंडर ही हैं। तो क्योंकि आप ये भी बैंकिंग की फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, तो इनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंट्रोल करता है और अलग अलग किस्म के नॉर्म्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वगैरह टाइम टू टाइम इशू करता रहता है, जिसका इनको पालन करना है ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे और किसी तरीके से बैंक लॉस मेकिंग एंटिटी ना बने, खड्डे में ना जाए एंड प्रॉफिटेबली काम करते रहें। इसको ध्यान देने के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत में, इस एक्ट के तहत में ये लोग काम करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। यहां से अब क्या क्या अपने काम की बातें हैं अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि ये संस्था का नाम क्या है, ये संस्था करेगी क्या, एंड इसके बाद में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या करता है या क्या नहीं करता, एंड लास्टली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह क्या होते हैं। तीन चार क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इनके पास में वोटिंग राइट किस तरह से होता है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कराते हो, कहां पे कराते हो, आरबीआई किस एक्ट के तहत में इनको गवर्न करती है, इस तरीके के सवाल वगैरह यहां से बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं सर।